वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, जीएस वर्ड कोचिंग संस्थान द्वारा यूपी पीसीएस का जो टेस्ट पेपर कराया गया है उसका दूसरा सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि मेडिवल हिस्ट्री से है। और इसमें जो है दो सेट जो है उसका कंप्लीट हो चुका है, मतलब 100 प्रश्नों तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे 101 से लेके 150 प्रश्नों तक, 150 प्रश्नों तक। 50 प्रश्न देखेंगे। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान पर विचार कीजिए। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण में जो जो अभियान चलाया था उसका हम लोगों को कालक्रम पूछा जा रहा है कि कौन से क्रम से चला था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान चला था वो तो मेन उसका कौन बनाया गया था, तो मलिक कफूर। मलिक कफूर जो है यह मुख्य था। इनका सेनापति भी कह सकते हैं, इनका मुख्य सहायक भी कह सकते हैं, जिसने दक्षिण में जो है अभियान क्रमशः चलाया था। तो सबसे पहला अभियान तो देखिए देवगिरी में चला था। देवगिरी पहले नंबर पे होगा। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे तेलंगाना। उसके बाद फिर बात करें तो होयसल। होयसल जो है ये तीसरे नंबर पे आता है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका पांड्य क्षेत्र। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो सही कोड क्या बनेगा, 3124। 3124 सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असत्य है। तो देखिए, इसमें पहला है छंद विचार चिंतामणि की, यह जो है पूरी तरीके से सही है। दूसरा है 84 वैष्णवों की वार्ता विट्ठलदास, यह भी सही है। और रास पंचध्यायी नंददास, यह भी सही है। जबकि सिंहासन बत्तीसी नरसिंह चक्रवर्ती, यह गलत है। देखिए, नरसिंह चक्रवर्ती की जो पुस्तक थी वो है, आपको बता दें, रुक्मणी मंगल। कौन सा? रुक्मणी। आपको बता दें, रुक्मणी मंगल। और जो है कविता श्रृंगार, कविता श्रृंगार, श्रृंगार की रचना की थी। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि असत्य पूछा गया था। चलिए, नेक्स्ट, राजस्थान का इतिहास जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी ग्रंथ है। तो बताइए कौन सी है। देखिए, फतवा-ए आलमगीरी। फतवा-ए आलमगीरी जो है यह राजस्थान के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण उपयोगी ग्रंथ है। यहाँ हमें इसके बारे में बहुत जानकारी मिलती है हमें। आपको बता दें इसके रचयिता कौन है, तो ईश्वर दास नागर हैं। कौन है? ईश्वर दास नागर इसके लेखक हैं, इस पुस्तक के, इस ग्रंथ के। चलिए, नेक्स्ट है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में साहित्य में विशेषज्ञता को कौन सी विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान की गई थी। तो बताइए कौन सी थी। देखिए, काबिल। कौन सी थी? काबिल। आपको बता दें, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में आप लोगों ने मदरसे सुने होंगे। मदरसे, मदरसे जो है ना उच्च शिक्षा के लिए है, उच्च शिक्षा के लिए होता है। जबकि मकतब, मकतब यह भी पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में। मकतब जो है यह प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा। और किसके लिए? मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि आपको पता होगा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बहुत से ट्रस्ट जो चलते हैं, अलग अलग मदरसे या मकतब चलते रहते हैं। चलिए, इसके बारे में कहीं ना कहीं न्यूज़ में हमेशा बना भी रहता है सरकार की वजह से, तो उसके बारे में भी जानकारी रखते रहें। भारतीय शास्त्रीय संगीत के संबंध में 6 रागों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है। तो बताइए कौन सी पुस्तक है। देखिए, यह पुस्तक है रागमाला। कौन सी है? रागमाला। अच्छा, इसके लेखक या किसके संरक्षक में लिखा गया था, यह भी पूछा गया है कई बार। तो मान सिंह, मान सिंह के संरक्षण में लिखा गया था। मान सिंह कहाँ के थे? तो मान सिंह देखिए ग्वालियर के शासक थे, ग्वालियर के। रागमाला, इसी में जो है 6 रागों का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद एक प्रकार का किलाबंद शहर था जो कि आकार में आयताकार था। तो बताइए, देखिए, तुगलकाबाद का निर्माण जो है सबसे पहले कौन करता है, इसके बारे में जानिए। तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन करता है? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। तुगलक, और कहाँ किया जाता है? ये दिल्ली में है, दिल्ली में अवस्थित है। इसके बारे में भी जानिए। और यह आयताकार नहीं है, आयताकार। आयताकार मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे सामने वाली दोनों रेखाएं बराबर हो। जबकि ये कैसे है? ये चतुर्भुज है, चारों रेखाएं इसकी, मतलब चारों तरफ से टेरिटरी जो है इसकी बराबर है। ये गलत हो गया। दूसरा है, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे को शेर शाह के मकबरे का पूर्वगामी कहा जाता है। तो हाँ, ये कथन सही है।
ये कथन सही है। हम लोगों से सत्य कथन पूछा जा रहा है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद बेगड़ा ने चंपानेर के निकट मुस्तफाबाद शहर बसाया और अपना मुख्य निवास बनाया। तो बताइए क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये कथन गलत है। पहले ये जानिए, महमूद बेगड़ा जो है ये कहाँ के थे? ये गुजरात के छठे शासक थे। कहाँ के? गुजरात के। और यह मुस्तफाबाद शहर नहीं बसाए थे, मुस्तफाबाद शहर नहीं था, बल्कि उसका नाम था क्या? मुहम्मदाबाद। क्या था? मुहम्मदाबाद। इस शहर की स्थापना करते हैं। दूसरा, महमूद बेगड़ा गिरनार की पहाड़ी के नीचे मुहम्मदाबाद नामक शहर बसाया और उसे गुजरात की दूसरी राजधानी बनाया। तो बताइए यह भी गलत है। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे देखिए दोनों नाम चेंज कर दिए गए। यहाँ क्या होगा? यहाँ मुस्तफाबाद होगा, यहाँ मुस्तफाबाद, यहाँ मुहम्मदाबाद। सत्य कथन पूछा जा रहा है हम लोगों से, दो में से कोई सत्य नहीं है। क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असत्य है? पहला है, सिमाहा ऐसी जागीर जहां से राजस्व वसूली 1/4 हो। सही बात है। दूसरा है, सिसमाहा ऐसी जागीर जहां से राजस्व वसूली 50% हो। यह भी सही है। तीसरा है, मसादत अग्रिम वेतन। यह भी सही है। तसीहा जो है यह मनसबदारी के खातों का निपटारा करना है। देखिए मनसबदारी के खातों का निपटारा जो किया जाता था वो मुहासिब था। क्या था? मुहासिब, तसीहा नहीं था। तो इसका मतलब तसीहा क्या था? तो यह मनसबदार के जो दावे थे, क्या था यह मनसबदार के दावे होते थे, अर्थात जिसे आप प्रमाण पत्र कह सकते हैं, प्रमाण पत्र। तो इस प्रकार जो है असत्य पूछा गया, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के सरदारों की उपाधियों को सुमेलित कीजिए। पहला, अलमास वेग। क्या होगा? अलमास वेग उलुग खां। क्या होगा? उलुग खां, चौथे पे मैच होगा। फिर है नुसरत जलेसरी नुसरत खां, तीसरा। और उसके बाद मलिक यूसुफ जो है जफ़र खां। और फिर चौथा जो है संजर जो है ये अलप खां, ये चौथा होगा। तो इस प्रकार जो है 4321 हम लोगों का कोड बना है, तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी डीप में घुस के प्रश्न बनाया गया है, तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप लोग जरूर रखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको रटने का बहुत प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी याद रहेंगी। लेकिन देखेंगे कि जो टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं कोचिंग संस्थाओं द्वारा, वो काफ़ी डीप में घुस के बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि उनको बाद में कहना रहे कि हमने तो पूरा सिलेबस कवर किया था और कोई भी प्रश्न छूटा नहीं। तो आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेस्ट पेपर से जितनी तैयारी हो सकती है आप उतना डीप में घुसिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर के पेपर या तो अदर कोचिंग संस्थाओं के या जो भी हम लोग सीरीज चलाएंगे वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सारी चीज़ें रटने पड़ेंगे तो ये ऑप्शनल के ऊपर की हो जाएगी बातें। चलिए नेक्स्ट है, मुगल काल में परगने का प्रधान अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? बताइए, परगने का प्रधान अधिकारी कौन होता था? सिकदार होता था। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर में है, आप लोग इसे जरूर याद रखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने अपने शासन के 40वें साल में मनसब में जात जोड़ा। मनसब में क्या है? जात जोड़ा। तो देखिए ये कथन जो है गलत है, क्योंकि जात नहीं जोड़ा गया था 40वें साल में। 40वें साल में जो जोड़ा गया था वह था सवार जोड़ा गया था। आपको बता दें, देखिए मनसबदारी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। आयरन स्टील आप उससे बोल सकते हैं, इस्पाती ढांचा बोल सकते हैं किसका? मुगल शासन का। तो इसके बारे में जरूर जानकारी रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बन चुके हैं। दूसरा कथन देखिए, सवार जो है मनसबदारी की शुरुआत से ही 1575 से चल रहा था। तो क्या ये कथन सही है? जी नहीं, यह भी गलत है, यह भी गलत है। यहाँ सवार की जगह क्या होगा? यहाँ जात होगा, और यहाँ जात की जगह सवार होगा, उल्टा करके दिया गया है। सत्य कथन पूछा जा रहा है, दो के दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट है, बैतुल उलूम जिसकी स्थापना जेबुन निसा द्वारा की गई थी, एक प्रकार का क्या है? बताइए, बैतुल उलूम। देखिए पहली चीज़, बैतुल उलूम एक पुस्तकालय था। अब इसकी स्थापना कौन करते हैं? जेबुन निसा। अब जेबुन निसा के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए, ये कौन थी? ये औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब की जो है बड़ी पुत्री थी।
जेबुन्निसा, उसी के द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण है, सीधा फैक्ट में पूछा जा सकता है। औरंगजेब ने काजियों के मार्गदर्शन हेतु किस भाषा में इस्लामिक कानूनों का संग्रह फतवा-ए-आलमगीरी में करवाया? तो बताइए किसमें? फारसी भाषा या अरबी या उर्दू? यह अरबी भाषा में हुआ था। किसमें? अरबी में हुआ था। अच्छा, आपको बता दें फतवा-ए-आलमगीरी जो है शेख निजाम, कौन थे? शेख निजाम, आप समझ सकते हैं कि इसके अध्यक्ष थे। 6 लोगों की एक टीम बनाई गई थी, उनके द्वारा ये जो है 6 व्यक्तियों द्वारा इसे संचालित किया गया और इसका संकलन संग्रह कराया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जाट शासक ने आत्महत्या कर लिया था? जाट शासक कौन था जो आत्महत्या कर लिया था? तो बताइए कौन था? देखिए आत्महत्या करने वाले थे चूड़ामन। चूड़ामन। अच्छा, किसके शासनकाल में ये सक्रिय थे? तो देखिए औरंगजेब के शासनकाल में ये लोग, मथुरा में जाटों का एक विद्रोह हुआ था, उसमें ये लोग सक्रिय थे और बाद में बहुत कुछ राजनीति होने के बाद इनको जब लगा कि नहीं बच पाएंगे तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट है, रोशनाई नामक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? बताइए किसके साथ जुड़ा है? तो यह भागू। किसके साथ? भागू। देखिए यूसुफ जाइयों के विद्रोह का नेता जो है भागू था, जिसने 1667 में, कब? 1667 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। रोशनाई नामक धार्मिक जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन इसी से जुड़ा था। उत्तर पश्चिमी में अफरीदियों का भी विद्रोह जो है 1672 ईस्वी में हुआ, जिसका नेतृत्व अकमल खां ने किया था। तो काफ़ी डीप में जाके ये प्रश्न बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी आप जितना नॉलेज हो सकता है आप जरूर से जरूर लीजिए। अकबर के इबादत खाना जो कि सभी धर्मावलंबियों के लिए खुला था, में किस धर्म के अनुयायियों ने धार्मिक चर्चाओं में कभी भाग नहीं लिया था? बताइए कौन सा धर्म था जो कभी भाग नहीं लिया था? ये था बौद्ध धर्म। अच्छा, ये खुला कहाँ था? इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में। कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में, आप लोग याद रखिए। चलिए, वैसे अकबर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आपको मिलेंगी तो मैक्सिमम आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी ही सही होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ें उसने करवाया था, उसके बारे में प्रश्न पूछा भी जाता है। जैन गुरु और उपाधियाँ। भानुचंद्र, कौन सी उपाधि थी इनको? उपाध्याय की। कौन सी थी? उपाध्याय की। दूसरा जो है विजय सेन सूरी, यह काली सरस्वती की उपाधि दी गई थी। उसके बाद फिर है नंदी विजय, इनको उपाधि खुशफहम तीव्र बुद्धि जिसे बोला जाता है, और पुरंदर को युग प्रधान की बुद्धि जो है उपाधि दी गई थी। इस प्रकार अगर कूट देखें तो क्या बनेगा? 3 4 2 1। सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, मुगल काल में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो बताइए कहाँ थे जहाज जो है निर्माण के प्रमुख केंद्र? तो देखिए जो प्रमुख केंद्र था वो था सूरत में। कहाँ? सूरत में। आपको बता दें इलाहाबाद, बंगाल, वजीराबाद, मछलीपट्टनम, मुल्तान, चटगांव, पुलिकट, गोवा, भड़ौच, मुजीरस आदि सभी जगह जो है जहाज निर्माण किए जाते थे, लेकिन कुछ प्रमुख केंद्र थे जिसमें एक सूरत था। चलिए नेक्स्ट है, मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध किस बंदरगाह को बाबुल ए मक्का कहा जाता था? तो बताइए किसे कहा जाता था? यही सूरत को ही बोला जाता था, बाबुल ए मक्का। चलिए नेक्स्ट है, औरंगजेब के तोपखाने का प्रमुख मुस्तफ़ा खां था। ए सही है? जी नहीं, मुस्तफ़ा खां नहीं था, बल्कि कौन था? फिदाई खां था। फिदाई खां, यह तो गलत हो गया। अगला है, तोपचियों की भर्ती औरंगजेब केवल गुजरात से करता था। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, यह कथन भी गलत है, क्योंकि जो तोपचिए थे वो सिर्फ कन्नौज से भरे जाते थे। कहाँ से? कन्नौज। तो यह भी गलत हो गया। तो इस प्रकार सही देखेंगे, सत्य कथन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में सर्वप्रथम गुलाम नौकरशाही की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो बताइए किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह कार्य जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, गुलाम नौकरशाही की अवधारणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कल्हड़कृत राजतरंगिणी का विस्तार कर उसमें जैनुल आबादीन के काल तक का इतिहास जोड़ा? देखिए पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, कल्हड़ की पुस्तक है कौन सी? राजतरंगिणी, और उसमें आगे अपडेट हुआ है वह तो प्रश्न ही है। तो बताइए कौन था? तो बताइए, तो वह थे जोन राज के द्वारा बाकी इतिहास इसमें जोड़ा गया था।
नेक्स्ट है काकसाला विद्रोह, जिसे टोडरमल एवं अजीज कोका ने दबा दिया था, का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो बताइए कौन से क्षेत्र की बात हो रही है? ये बिहार की और बंगाल की। सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अकबर ने मक्का एवं मदीना को विजित करने हेतु उज्बेकिस्तान के शासक जो अब्दुल्ला खां थे उज्बेक से समझौता किया था। क्या ये कथन सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, अकबर ने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। यह कथन भी जो है सही है। तीसरा है, अकबर एवं जहांगीर ही वह दो मुगल बादशाह थे जिनके खिलाफ जो है फतवा जारी हुआ था। तो बताइए फतवा किसके किसके खिलाफ जो है जारी हुआ था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अकबर और जहांगीर नहीं, अकबर और औरंगजेब। कौन? औरंगजेब, दोनों के खिलाफ जारी हुआ था। तो तीसरा गलत है। हम लोगों से क्या पूछा रहा है? सत्य कथन। पहला और दूसरा सही है। सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं में ऊंचे ऊंचे गोपुरम या प्रवेश द्वारों का निर्माण होता है। तो बताइए क्या सही है? जी हाँ, यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है, मंदिर परिसरों में कल्याण मंडप है जिसके स्तंभों पर नक्काशी की हुई मूर्तियां हैं। यह भी जो है सही है। तीसरा है, इन स्तंभों पर जो है सिंह की मूर्तियां सर्वाधिक पाई गई हैं। तो बताइए क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ घोड़ों की मूर्तियां सबसे अधिक पाई गई हैं, न कि सिंह की। तीसरा गलत हो गया। सत्य कथन पूछा जा रहा है 1 और 2। चलिए, चोलों का एकमात्र अभिलेख निम्नलिखित में से कौन है जिसमें अश्वमेव यज्ञ का उल्लेख हुआ है? बताइए। तो यह है मणिमंगलम अभिलेख। मणिमंगलम अभिलेख, यह अभिलेख किसका है? राजा धीराज प्रथम का। किसका? राजा धीराज प्रथम। चलिए नेक्स्ट है, चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ग्राम शासन था। इसमें सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो बताइए। देखिए, पेरूमक्कल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरूमक्कल। आपको बता दें, चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। पहला है उर, दूसरा है सभा और एक है नगरम। 3 प्रकार का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, मुगल कवित्री जो मखफी नाम से कविताएं लिखा करती थी निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए कौन था? ये जहांआरा थी। कौन? जहांआरा। यह जो है शाहजहां की संतान थी, पुत्री थी शाहजहां की। चलिए नेक्स्ट, सिंहासन प्राप्ति हेतु शाहजहां के युगों में हुए उत्तराधिकार के युद्ध को क्रम से सजाएं। देखिए ये प्रश्न बहुत डीप में जाके पूछा गया है। देखिए पहला है खजवा युद्ध। खजवा युद्ध जो है यह जनवरी 1600 कब हुआ था? यह हुआ था जनवरी 1659 में। उसके बाद फिर आता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ जून में हुआ था, 8 जून को। यह कब हुआ था? 1658 में। 1658 में। उसके बाद है बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का जो युद्ध है यह फरवरी में हुआ था, फरवरी 1658 में। और उसके बाद है धर्मत का युद्ध। यह जो है अप्रैल 1658 में हुआ था, अप्रैल 1658 में। उसके बाद है देवराई का युद्ध। यह मार्च 1659 में हुआ था, मार्च 1659। चलिए अब आप मैच कराइए। पहले नंबर पे 3 आएगा, 3। उसके बाद फिर जो है 4 आएगा। उसके बाद फिर जो है 2 आएगा। कौन आएगा? 2। 3 4 2, 3 4 2 ऑप्शन में आप लोग देखिए। सही जवाब 3 4 2 1 5। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, दक्कन एवं गुजरात में पड़ने वाले भीषण अकाल का आंखों देखा विवरण निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दिया है? तो बताइए यह किसके द्वारा दिया गया? देखिए वो थे पीटर मुंडी। कौन? पीटर मुंडी, जो कहाँ के थे? इटली के ये यात्री थे। इनके द्वारा जो है पूरा किया गया। अच्छा ये हुआ कब था? तो शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। आपको बता दें 1630 से लेके 32 तक जो है भीषण अकाल पड़ा था। चलिए
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गोवा में पुर्तगालियों के दूत के रूप में कार्य किया? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह निकोलाओ मनुची के द्वारा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य के शासन को नीचा दिखाने के लिए अपनी नौकरानी के नेतृत्व में सेना भेजा था? देखिए क्या होगा सही जवाब? जालौर। आलौर जालौर के जो शासक थे कौन थे? कान्हड़ देव। कौन थे? कान्हड़ देव। इनको नीचा दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नौकरानी के नेतृत्व में सेना भेज दिया था। चलिए, किस राज्य विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था लागू किया? बताइए। चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय के बाद। यह कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाजी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन के समय हुआ था। बताइए क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है। हाजी न होकर कौन होगा? सादी होगा। सादी। दोनों स्टेटमेंट जो है अदले बदले हैं, दोनों गलत हैं। यहाँ पे होगा, देखिए ऊपर वाले में होगा सादी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन के समय में हुआ था, जबकि हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। तो सत्य कथन पूछा जा रहा है, दो के दोनों गलत हैं। सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, मंगोल आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम किसने जो है दिल्ली विजय की नीति अपनाई? तो बताइए कौन था वो दवा खां था। कौन? दवा खां। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है ना, मंगोल शासक दवा खां ने अफगानिस्तान को रौंदने के लिए रावी नदी तक अपने शासन का जो है विस्तार किया, और सर्वप्रथम दवा खां ही था जिसने दिल्ली विजय की नीति अपनाई और अपने पुत्रों को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट है, हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। देखिए हाजी मौला जो थे ना, वो इल्तुतमिश के एक वंशज अलवी शाहजहां को सुल्तान बनवाना चाहते थे, इसीलिए जो वो विद्रोह करते थे। बाद में इनको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मरवा भी दिया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संचालित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। बताइए क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा न किया गया था, बल्कि किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख जो है करने वाले इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी थे। डाक व्यवस्था के बारे में इनके लेखों से मिलता है? तो जी नहीं, ये भी गलत है, बल्कि इनके लेखों से न मिलकर किसके? इब्न बतूता के लेखों से प्राप्त होता है। तो दो के दोनों कथन जो है गलत मिले हम लोगों को। सत्य पूछा गया है, ऑप्शन डी होगा। आज बहुत सारे जो है स्टेटमेंट गलत मिल रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला कथन है, इसने खलीफा की सत्ता को ठुकराकर प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार किया। तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी ऐसा किया था? देखिए खलीफा की सत्ता को उसने ठुकराया नहीं था, बल्कि क्या किया था? मान्यता दिए थे। मान्यता। तो बल्कि इनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था। प्रशासन में इनका हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं था, बाकी उनकी जो सत्ता के बारे में बात थी उसे उसने स्वीकार किया था। तो फिर भी ये कथन जो है गलत हो गया, ठुकरा कर लिखा गया है। नेक्स्ट है, तुर्क विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए इसने सीरी को राजधानी बनाया तथा उसकी किलाबंदी की। बताइए क्या ये सही है? जी नहीं, यह भी गलत है। देखिए ये राजधानी तो सीरी को बनाया ही था, लेकिन तुर्की विद्रोहियों से उसे डर नहीं था, बल्कि मंगोल विद्रोहियों से था। किससे था? मंगोल विद्रोहियों से डर था, उनसे बचने के लिए इसने किलाबंदी करवाया था और जो है राजधानी सीरी बनाया था। तो दो के दोनों जो है असत्य कथन है। सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है, खुसरो शाह का दिल्ली का सुल्तान बनना भारतीय मुसलमानों द्वारा सत्ता प्राप्ति का दूसरा प्रयास था। तो जी हाँ, ये सही कथन है। दूसरा है, भारतीय मुसलमानों द्वारा सत्ता प्राप्ति का पहला प्रयास बलबन के समय रेहान द्वारा किया गया था। क्या ये सही है? बताइए। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि रेहान ने तो पहला प्रयास किया ही था, लेकिन ये बलबन के समयकालीन नहीं थे, बल्कि किसके थे? नसीरुद्दीन शाह के। किसके? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के थे। तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही है। तो हम लोगों को सत्य कथन ए होगा। चलिए
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने राज्य नीति के रूप में वित्तीय मामलों को नियमित किया। तो बताइए वित्तीय मामलों को कौन नियमित किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है शासिका रुदाम्बा देवी जिसका उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने किया है, किस राज्य से संबंधित थी? बताइए यह तेलंगाना से संबंधित थी। सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शहंशाह ने मराठों को उमरा जिसे मनसबदारी वर्ग में शामिल किया? बताइए किसके द्वारा किया गया था? ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। देखिए मराठों को ना मुगलों के खिलाफ दक्कन का रक्षा कवच समझा जाता था और सर्वप्रथम यह बुद्धि किसने लगाई थी? तो यह जहांगीर के द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट है हफ्त अंजुमन निम्नलिखित में से किन पत्रों का संग्रह है? हफ्त अंजुमन। देखिए हफ्त अंजुमन जो है वह आमेर के राजा जो जय सिंह थे 1665 ईस्वी में, कब हुआ था? 1665 ईस्वी में औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाकर विजयपुर एवं शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। हफ्त अंजुमन उन पत्रों का संग्रह है जो जय सिंह ने दक्षिण से लेके औरंगजेब को लिखा था। जय सिंह ने जो है दक्षिण से औरंगजेब को लिखा था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है किस युद्ध विजय के पश्चात मूल नाम फरीद ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी? तो बताइए देखिए फरीद किसका नाम था? शेर शाह का। आपको पता होगा शेर शाह का महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ था? हुमायूं के साथ हुआ था। और कब हुआ था? दो युद्ध हुए थे, एक 1539 में हुआ था। 1539 में यह युद्ध कौन सा था? 1539 वाला। यह था चौसा का युद्ध। चौसा इसी के विजय के बाद जो है उसने अपना नाम शेरशाह उपाधि धारण कर ली थी। तो आगे देखिए ऑप्शन होगा चौसा का युद्ध। सही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अकबर ने निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? बताइए कौन था वो गोंडवाना था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अकबर की जो राजपूत नीति थी ना वह गाजर एवं छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने क्या करता था कि राजपूत अपनी रियासत में स्वतंत्र होंगे और उनका राज्य वतन और जागीर के रूप में उन्हीं को आवंटित होगा, ऐसा कार्य करता था कि भाई आप अपनी यहाँ राज्य कीजिए लेकिन आपके ऊपर शासन तो हम ही करेंगे। इसका एक अपवाद था गोंडवाना। गोंडवाना एकमात्र राजपूत रियासत था जिसे अकबर ने मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था। इस प्रकार से नहीं लिया था बल्कि उसे डायरेक्ट सम्मिलित किया था। चलिए प्रतिनिधि पद का गठन निम्नलिखित में से किस मराठा क्षत्रप के समय हुआ था? तो बताइए देखिए ये काम जो है राजा राम के समय में हुआ था। आपको बता दें जो प्रतिनिधि पद था ना यह पेशवा से बड़ा होता था। और अगर अब जब पेशवा से बड़ा एक नया पद सृजित हो गया तो अब आप अगर देखेंगे तो अष्टप्रधान जो 8 प्रधान या जिसे आज के ज़माने में मंत्रालय कहते हैं उसके जगह पे 9 हो गए, टोटल 9 मंत्री, क्योंकि एक पद जो है प्रतिनिधि पद का सृजित किया गया था राजा राम के समय काल में। नेक्स्ट है अकबर के किस धर्म मंत्री ने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया? बताइए कौन था वो था इत्माद खां। इत्माद खां। आपको एक बात बता दें 1563 में, कब? 1563 में बहलोल मलिक नामक एक हिजड़े को अकबर ने इत्माद खां की उपाधि देकर अपना अर्थशास्त्र बनाया था। तो यह कौन था इत्माद खां? यह एक बहलोल मलिक नामक हिजड़ा था। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण भारत में प्रचलित कुवाड़ जो कि नाप एवं तौल के प्रमुख पैमाने हैं का उल्लेख किसने किया है? तो बताइए यह मोरलैंड में प्रचलित था। कहाँ? मोरलैंड में। आपको बता दें यह जो है ना सूती एवं ऊनी वस्तुओं को नापने में प्रयोग होता था कुवाड़। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन है जिसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हुआ था? तो कौन था बताइए? यह थे जियाउद्दीन बरनी। देखिए दिल्ली सल्तनत का जियाउद्दीन बरनी एकमात्र इतिहासकार था जिसको अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो गया था। फिरोज शाह तुगलक के काल में बरनी कुछ वर्ष भटनौर के जिले में रहा और जेल में ही इसने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपको बता दें जियाउद्दीन बरनी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य तथा अमीर खुसरो के मित्र था। और तारीख़ फिरोज शाही बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक कुल टोटल 9 कितने थे? टोटल 9 शासकों का इतिहास मिलता है। किसमें? तारीख़ फिरोज शाही में। उसकी रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बरनी ने। नेक्स्ट है दहसाला व्यवस्था
कौन सा व्यवस्था? दहसाला व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। क्या ये सही है? हाँ सही है। इसमें किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया जाता था। सही कथन है। दूसरा, इस व्यवस्था में कर केवल जो है नकद अर्थात मुद्रा के रूप में देय होता था। यह भी सही है। तीसरा है, यह कोई अस्थायी बंदोबस्त नहीं थी क्योंकि राज्य अपनी मांग में वृद्धि कर सकता था। यह कथन भी जो है पूरी तरीके से सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछा भी जा रहा है, तो क्या होगा? उपरोक्त सभी 1 2 3 तीनों ही सही है। चलिए साथियों, इस प्रकार दूसरा टेस्ट पेपर जो है काफ़ी कठिन टेस्ट पेपर था। ये मध्यकालीन इतिहास का काफ़ी डीप में जाके प्रश्न पूछा गया था। इसे हम लोगों ने समाप्त कर लिया। इसका PDF आपको जल्द ही टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लीजिएगा प्रश्न, ताकि याद रहें आपको। और उसके बाद मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक एक नए टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।